सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि नया साल है 1 जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और नए साल की शुरुआत में ये हमारा पहला करंट अफेयर्स है। तो ईश्वर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं सच्चे दिल से, एक अच्छी सी जॉब लगना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहते हैं, तो भगवान ऐसे बच्चों की जल्दी से जल्दी सुनिए, उनकी सफलता में उनका साथ दीजिए। वो कहते हैं ना, जॉब लगने में केवल हार्ड वर्क की नहीं, भाग्य की भी जरूरत होती है। आप केवल मेहनत कर सकते हो, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में है। हार्ड वर्क चाहिए 90%, लेकिन किस्मत चाहिए 10%। तो वो किस्मत ऊपर वाले से मांगते हैं। बाकी आप सभी अपना हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी सफल बनाए अपनी अपनी फील्ड में। आप आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का सहारा बने, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत किसे किसे पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, इकोनॉमी बन गया? तो आंसर होगा जापान। तो वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये किस देश की है? ये अमेरिका की है। दूसरे स्थान पे आता है चाइना, तीसरे पे अभी भी जर्मनी है, चौथे पे अब भारत आ गया जापान को पीछे छोड़ करके। भारत की जीडीपी का टोटल वैल्यूएशन है 4.18 ट्रिलियन डॉलर। रुपयों में बात करोगे तो करीब 350 या 350 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब ये देश के भीतर एक तय सीमा में बनाए गए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो भी विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। हमसे आगे भी 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना और जर्मनी है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स में यह भी पहली बार जारी हुआ था, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर जारी किया। इसमें टॉप पर पटना जिला है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर रहा, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे आ गया। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, फिर चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर है? तो मिजोरम का हनहतियाल। और ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है, भारत में टॉप पर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 में 2 राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हुए। अब एकमात्र कौन सा राज्य बच गया जो अभी भी इसमें शामिल नहीं है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो साल 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उड़ीसा और दिल्ली शामिल हुए। उड़ीसा इसमें शामिल होने वाला राज्यों में देखोगे तो 27वां राज्य बना। और दिल्ली की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी है, तो हम कह सकते हैं दिल्ली इसमें शामिल होने वाला 8वां यूनियन टेरिटरी बना। भाई भारत में टोटल स्टेट कितने हैं? 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब केवल एक स्टेट बच गया है जो इसमें शामिल नहीं है, वो है पश्चिम बंगाल। और मेरे को लगता है जब तक ममता सरकार वहां पर है वो शामिल भी नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं इस योजना की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 23 सितंबर 2018 को। कहां से लॉन्च किया था? रांची, झारखंड से। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है पर फैमिली। अच्छा, मुझे आप बताओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाते हैं।
यहाँ पे कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो न्यूज में रही थी किसी न किसी कारण से, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आई थी 24 अप्रैल 2021 को, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 25 अक्टूबर 2021 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016, इसमें किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% भुगतान करना होता है। उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को आई थी। उजाला मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुई थी। और डीप ओशन मिशन, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था चेन्नई से, और समुद्रयान इसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत ये पनडुब्बी जो नाम है इसका, मत्स्य 6000, ये पानी के अंदर जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2012 में, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। उसके अलावा अभी भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। इसमें खर्चा होगा, बजट रखा है 34,300 करोड़ रुपए का 7 सालों के लिए। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मार्च 2019 में, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में, और 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए है ये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान से। उसके अलावा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2026 तक। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी, और जो भी लोग अपने घरों पे सोलर पैनल लगाएंगे उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी इसके अंतर्गत। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, अभी इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से। और प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी, अभी इसे बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2030 तक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये शुरू होती है 10 सितंबर 2020 को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके आप मनरेगा भी कहते हो, और अब ये चर्चा में थी क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर विजी राम जी कर दिया, मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसमें यह भी याद रखना, चलो ये प्रश्न आपके लिए डालता हूं कि जो इसमें रोजगार था 100 दिनों का दिया जाता था, अब उसे बढ़ा करके कितने दिनों का किया जाना है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी जो रोजगार गारंटी योजना चलती है वहां कर्मश्री, उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे महात्मा श्री कर दिया था। और एक और योजना देखो, अभी 25 दिसंबर 2025 को जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। 25 साल हो गए, ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 में। ठीक है, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं किसी न किसी कारण से न्यूज में रही थी, तो वो करंट अफेयर्स में जो योजनाएं रही वो मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषिट किया है। ये घोषित करने का उद्देश्य पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को मजबूत करना और रेस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। अच्छा, क्या होता है इको सेंसिटिव जोन, क्या है ये? तो इको सेंसिटिव जोन वह क्षेत्र है जो प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, उनके आसपास बने जो बफर जोन होते हैं उसी को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, जिनका उद्देश्य है ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। और पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी की बात करें तो हमने कहा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहां? गोंडा जिले में। रामसर साइट का इसे दर्जा मिल चुका है 2019 में, और यहाँ पर एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो ले चलते हैं आपको यूपी, एरा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस हो गया, राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक हो गया, पुष्प है पलाश, फल है आम। और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखा जाए उत्तर प्रदेश से, तो दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आपको मिलेगा। इसका नाम अनोखी दुनिया रखा गया। खुर्जा को उत्तर प्रदेश का सिरेमिक कैपिटल कहते हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स
की अभी 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी लखनऊ यूपी में। शिपिंग मंत्री जो है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया। और हैदराबाद के बाद लखनऊ यूनेस्को की पाक कला श्रेणी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया। भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की जरी पोशाक को और मेरठ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है बिगुल, इसको जीआई टैग मिला। और उत्तर प्रदेश आयुष एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा। इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर तैयार किया। अभी पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2025 को अटल जी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। यहाँ पर 3 भाजपा नेताओं के बड़े बड़े स्टेचू लगाए गए। कौन कौन के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन स्टेचूज की हाइट है 65 फुट, वजन है 42 टन और ये कांस्य से ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, सब ध्यान रखना बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कि रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स हैं। ये ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 6 से 7% है। इस मामले में टॉप पर चाइना है। चाइना के पास 44 मिलियन टन रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं। दूसरे स्थान पे ब्राजील है। वहीं रेयर अर्थ जो मटेरियल है, जो एलिमेंट बोल दो आप उसे, उसके प्रोडक्शन के मामले में अगर बात करते हैं तो भारत 7वें स्थान पे आता है। टॉप पर चाइना आता है, उसमें दूसरे स्थान पे अमेरिका आता है, भारत 7वें स्थान पर आता है रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन यहाँ हम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, कितना रिजर्व है हमारे पास, उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। थोड़ा ध्यान रखना, हम बात किस मामले में कर रहे हैं। अच्छा, रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट क्या मतलब हो गया इसका? तो ये 17 विशेष धातुओं का समूह है जो पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिनमें अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाशीय या रसायन गुण होते हैं। और इनका उपयोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट के निर्माण में किया जाता है। और इस रिपोर्ट को अभी जारी किया है एमिकस ग्रोथ एडवाइजर ने। या आप कह सकते हो भारत की एक कंसल्टिंग संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैसे हमारे जो खनन मंत्री हैं वो कौन है? जी किशन रेड्डी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज अभी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा। तो अभी दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई है। अभी उन्होंने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 5वें T20 इंटरनेशनल मैच में ये उपलब्धि हासिल की और उन्होंने अपना 152वां T20 इंटरनेशनल विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया की मैगन शट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम 151 विकेट का रिकॉर्ड था। और इसी के साथ दीप्ति अब महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्लेयर बन गई हैं। आपको बता दूं, दीप्ति शर्मा उन्होंने 17 साल की उम्र में 2014 की ये बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना इस रिकॉर्ड के साथ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शासन पारदर्शिता को बढ़ाना। तो इसमें सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी संबंधित अधिकारी है, डॉक्टर है, छात्र हैं, जनता है, ये आपस में जुड़ सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ताकि जो भी पॉलिसीज हैं उन पर चर्चा की जा सके। कोई शिकायत है, कोई समस्या है तो उसका निवारण हो सके, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा इन सब चीजों से। तो ये ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में राजस्थान, पधारो हमारे देश। कैपिटल जयपुर हो गई है। मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा होता है, ऊंट होता है। राजकीय पक्षी गोडावड़ है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पक्षी रोइडा है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। यहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व मिलेगा। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, अंतर्देशीय मतलब इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक,
ये सांबर लेक है, जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील ये आपको बताइए चिल्का लेक है उड़ीसा में। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देख लें यहाँ से। तो अभी अमोघ फ्यूरी अभ्यास किया गया था भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। साइक्लोन अभ्यास भी हुआ था भारत और इजिप्ट के बीच में यहीं पर। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भी हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर में ही। इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के बीच में होता है इंदिरा एक्सरसाइज, इसका आर्मी संस्करण अभी बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान के अलवर जिले की सिलीसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। इस तरह से ये राजस्थान की पांचवा स्थल बन गया जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला। और एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना राजस्थान। एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी राजस्थान में ही हुआ था, आपको पता है। इसका मैस्कोट खम्मा गणी है और टॉप पे इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। अभी हरिमऊ शक्ति अभ्यास भी हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में, यही राजस्थान बीकानेर में। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन अभी पृथ्वी के साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। स्कीइंग करके मतलब आपने देखा होगा बर्फ पे जो फिसलते हैं तो ऐसे लंबे लंबे स्लाइड्स की तरह कुछ लगा लेते हैं, उन्हें स्कीइंग कहते हैं। हाथों पे डंडे की तरह पकड़ने के होते हैं, उसको ऐसे बढ़ाते हैं और फिसलते हुए आगे जाते हैं, तो वो स्कीइंग करना हो गया। तो ये साउथ पोल पर स्कीइंग करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है और ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। ये मुंबई से बिलोंग करती है, भारतीय पर्वतारोही है। और आपको बता दूं इससे पहले उन्होंने 2024 की ये बात है, जब ये 17 साल की उम्र थी इनकी, तो 17 साल की उम्र में दुनिया की सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर इन्होंने इतिहास रचा था। और उससे पहले जब इनकी 16 वर्ष आयु थी, तो 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी थी काम्या कार्तिकेयन। आपने नाम बहुत बार सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। मुझसे ही नहीं, कहीं पर भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, टीवी भी देखते हो, तो इनका नाम बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली अभी अधिकारी बनी थी, नाम गीता सामुता है। अभी माउंट मैकालू जो नेपाल में है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पहला सीएपीएफ अभी बना था आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और छोंजिन आंगमू का नाम पड़ा था, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से है, इंपॉर्टेंट नाम है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। और ये पॉइंट तो याद ही होगा आप सबको। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को रोकने के लिए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी थी। क्या कहा था उन्होंने कि 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाली कोई भी भू आकृति लैंड फॉर्म को अरावली का हिस्सा माना जाएगा। अरावली का विस्तार ये आपको मिलेगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में, और दिल्ली तक है, रायसेना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। लंबाई की बात करेंगे 692 किलोमीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिस कहाँ पर है, माउंट आबू में है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है ये बताओ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। बाकी हम अगला प्रश्न देखते हैं। पर देखो, हाल ही में फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 की महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा बिबिसारा असोबायेवा ने। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 का अभी 27वां संस्करण हो रहा था 25 से लेकर 30 दिसंबर तक, कहां पर, दोहा, कतर में। तो फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इसमें वुमेन्स कैटेगरी में बात करते हैं तो जीता है बिबिसारा ने, जो कजाकिस्तान के चेस प्लेयर है। इन्होंने हराया फाइनल में अन्ना मुजिचुक को, जो यूक्रेन से है। वहीं मेंस कैटेगरी में बात करें तो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे से हैं। इन्होंने हराया फाइनल में नोदरबैक को, जो उज्बेकिस्तान से है। और इसी में ब्रोंज, मेंस कैटेगरी में ब्रोंज जीता है अर्जुन एर्रिगेसी और फेबियानो कारुआना ने, संयुक्त रूप से ब्रोंज जीता। फेबियानो ये अमेरिकी है। और कल हमने पढ़ा था फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के रिजल्ट आए थे। मतलब आज हम ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, कल हमने रैपिड चेस चैंपियनशिप की बात की थी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मेंस कैटेगरी, दोनों को मैग्नस कार्लसन ने ही जीता, नॉर्वे के हैं। और उसमें कल हमने पढ़ा था वुमेन्स कैटेगरी को जीता था अलेक्जेंड्रा ने, वो रशियन है। ठीक है, दोनों मैंने आपको एक साथ फिर से बता दिए, ध्यान में रखना। और फिडे की बात होती है तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11वां एडिशन अभी हुआ था, कहां पर? भारत में। भारत में भी कहां? गोवा में। इसको जीता
जावोखिर सिंदारोव ने उज्बेकिस्तान के प्लेयर है, ये जरूर याद रखना। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे होती है, इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, इसीलिए वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हर साल वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। तो हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है दुनिया को एक परिवार मानकर शांति व एकता का संदेश फैलाना। पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन। तो भैया नए साल का ये पहला दिवस है, वर्ल्ड फैमिली डे। फैमिली के साथ रहें, नए साल को एंजॉय करें। तो नए साल की शुरुआत फैमिली के साथ होनी चाहिए, तो इस तरह से याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब जनवरी स्टार्ट हो गया ना, तो अब जब भी डे आते जाएंगे मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा। बस आप कोशिश करना मेरे साथ साथ बोलने की, ताकि जब हम महीने के एंड तक पहुंचते हैं बहुत सारे डेज हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपको याद करने में दिक्कत आती है। तो साथ के साथ याद करते चलो, एक दिन में एक डे आ रहा है, याद कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन में बहुत सारे डे याद करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बन गई? तो आंसर होगा जयश्री उल्लास। तो अभी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन इंडिया रिच प्रोफेशनल मैनेजर लिस्ट 2025 रैंकिंग को जारी किया। इसको टॉप किया जयश्री उल्लाल ने। वे दुनिया की सबसे अमीर इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर हैं। उनके नेटवर्थ कितनी बताए? 50,170 करोड़ रुपए, लगभग 5.7 बिलियन डॉलर। और इस तरह से उन्होंने सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं और सुंदर पिचई जो कि गूगल के हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया। भैया आप जानना चाहोगे किस कंपनी में काम करती हैं वो? तो वैसे तो जन्म उनका लंदन में हुआ था, वो भारतीय मूल की है, मतलब माँ बाप है उनके यहाँ के। वे एरिस्टा नेटवर्क की प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा आर्मेनिया। फिर पूछा, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया? बांग्लादेश। फिर पूछा, बीआईएस के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 का संबंध किससे है? बम डिस्पोजल सिस्टम। और 87वें नंबर का सीनियर राष्ट्र बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता सूर्या करिश्मा तमीरी ने। इजराइल ने किसे 2026 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। फिर पूछा, महामना वांग्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय बन गई है स्मृति मंधाना। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात। भारत में होंगे, भारत में भी गुजरात में होंगे। और फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। और आखिरी प्रश्न था, इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।